हेलो बच्चों, आप सभी का सीबीटी एग्ज़ाम चल रहा है और सीबीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड फीटर के जो बच्चे हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। इससे पहले भी इस चैनल के ऊपर जो है बहुत सारे जो है हमने टॉपिक को कवर कराया है सीबीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं और जल्दी जल्दी ज़रा प्रश्नों को करेंगे क्योंकि समय आपके पास भी नहीं है, तो जल्दी जल्दी हम लोग प्रश्नों को यहाँ पे कंप्लीट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लकड़ी की अग्नि या फिर कागज कपड़े के कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। तो देख जान लीजिए कि चार तरह के क्लास की यहाँ बात की गई है, ए बी सी डी। तो चार क्लास की बात की गई है कि क्लास ए फायर क्या होता है, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर और क्लास डी फायर क्या होता है। तो ये पूछ रहा है पहले कि लकड़ी में जो आग लगता है या फिर कागज में जो आग लगेगा या फिर कपड़े में जो आग लगेगा, इसको किस क्लास के अंतर्गत रखेंगे। तो ये जो होता है क्लास ए फायर होता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए यानी क्लास ए फायर होगा। ठीक है, अब ये थोड़ा सा इसमें समझ ले कि क्लास ए फायर में कौन कौन सी चीजें आती है। तो क्लास ए फायर में उन सभी चीजों को रखा जाता है जो जलने के बाद राख छोड़ता है, यानी कि जलने के बाद अगर राख छोड़ता है तो वो क्लास ए फायर के अंतर्गत आएगा। और ए का मतलब ही हो गया एस, एस का मतलब होता है राख, है ना। तो क्लास ए फायर में जो राख छोड़ेगा जलने के बाद वो क्या होगा, क्लास ए फायर के अंतर्गत आता है। दूसरा है, अगर मान लीजिए बी की बात करते हैं तो लिक्विड में जो तरल पदार्थ में जो आग लगता है, जैसे पेट्रोलियम पदार्थ हो गया, डीजल हो गया या फिर पेट्रोल हो गया, उसमें जो आग लगता है उसको क्लास बी फायर के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरीके से क्लास सी फायर में किसको रखेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक में जो आग लगता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है, वो क्लास सी फायर के अंतर्गत आता है। उसी तरह से क्लास डी फायर के अंतर्गत कौन सा आता है, जैसे सॉलिड में कोई आग लगता है उसको हम क्लास डी के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न है क्या, इसको जरा समझते हैं। अगला प्रश्न है गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। गोल्डन आवर्स किस अवधि को कहा जाता है, बेसिकली ये प्रश्न कहा होना चाहिए कि गोल्डन आवर्स किसको कहा जाता है। तो पहले समझ लीजिए कि गोल्डन आवर्स होता क्या है कि जैसे कहीं पे भी काम कर रहे हैं, अगर दुर्घटनाग्रस्त कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसको उपचार की जरूरत पड़ती है, तो उपचार जितना जल्दी मिले वो बचने का चांस उसका ज़्यादा रहता है। तो जैसे ही इलाज मिल जाता है वो व्यक्ति बच जाता है। तो वो कौन सा समय है जिसको गोल्डन आवर कहते हैं कि उस पीरियड में अगर इलाज मिल गया तो बचने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं गोल्डन आवर्स। तो ये घटना के बाद का जो पहला 30 मिनट्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। घटना घट गया उसके बाद का 30 मिनट जो होता है वो काफ़ी क्रूशियल पीरियड होता है। उस पीरियड में अगर आप उसको अस्पताल में पहुंचा दिए या मेडिकल ट्रीटमेंट उसको अच्छे से मिल गया तो व्यक्ति को बचने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, गोल्डन आवर्स कहते हैं, है ना। यानी कि वह अवधि जिसमें किसी व्यक्ति को जो दुर्घटनाग्रस्त है उसको बचाया जा सकता है, उसको हम गोल्डन आवर्स कहते हैं। तो घटना के बाद का पहला 30 मिनट जो होता है वो गोल्डन आवर कहलाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जरा देख लें। तीसरे प्रश्न है, कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या होना चाहिए। तो कार्यस्थल पे कहीं पे दुर्घटनाग्रस्त अगर हो जा रहे हैं, दुर्घटना से बचने के लिए पहला कदम क्या होना चाहिए कि सेफ्टी मेजर्स आपको लेना पड़ेगा, यानी कि सुरक्षा सावधानियों का पालन करना पड़ेगा। यानी सुरक्षा सावधानी में जो जो चीज़ें आती हैं उसको आपको करना पड़ेगा। तो पहला कदम, फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, पहला कदम कह रहा है, पहला कदम क्या होना चाहिए, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके, यानी कि बाय ऑब्जर्विंग सेफ्टी प्रिकॉशंस। सेफ्टी प्रिकॉशंस को करते हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। अब ये सुरक्षा सावधानी का पालन करने के बाद ही तो सुरक्षा उपकरण पहनेंगे ना, कहेंगे कि आप सुरक्षा उपकरण भी तो ऑप्शन है इसमें, ये क्यों नहीं है। तो ये नहीं होगा क्योंकि सबसे पहला काम क्या रहता है, आपका सुरक्षा सावधानी का पालन करना होता है। ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या जो है सेफ्टी प्रिकॉशन है। जैसे होता है कि इसमें सेल्फ सेफ्टी की बात की जाती है, फिर से इसके बाद आपका जो है मशीन की सेफ्टी की बात की जाती है, इसके बाद क्या हो जाता है जनरल सेफ्टी की बात करते हैं। तो तीनों चीज़ों का बात इसमें किया जाता है, सुरक्षा सावधानियों को पालन करने, मशीन की सुरक्षा कैसे करेंगे, अपनी सुरक्षा कैसे करेंगे, या फिर जनरल सेफ्टी यानी साधारण सुरक्षा क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है ये इसमें। तो ऑप्शन सी जो है वो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न कह रहा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि कोई ज्वलनशील पदार्थ है या बहने वाला तरल है, उसमें जो आग लगा है उसके लिए किस तरीके का अग्निशामक यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि किस में आग लग रहा है, तो तरल पदार्थ में।
तो तरल पदार्थ में जो आग लगता है उसके लिए फोम एक्सटिंग्विशर्स का प्रयोग बेसिकली किया जाता है। और इसका काम क्या है कि जैसे तरल पदार्थ जो जलने के लिए वायुमंडल से क्या लेता है, ऑक्सीजन लेता है, तो ये फोम एक्सटिंग्विशर्स क्या करता है कि वायुमंडल और वो जो ज्वलनशील पदार्थ है, जो तरल पदार्थ है, उसके बीच एक लेयर बना देता है। और उस दोनों में क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो है वो यानी वायुमंडल से जो ऑक्सीजन इस आग को मिल रहा था वो रोक देता है, बीच में एक आवरण बन जाता है, यानी उसके बीच में क्या है, एक लेयर बना देता है, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है, ऑक्सीजन जो है वहाँ आग तक नहीं पहुँचता है, और जिसकी वजह से आग क्या हो जाता है, बुझ जाता है। तो फोम एक्सटिंग्विशर्स का उसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे जाकर चलते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है? तो एबीसी में ए जो है वो जैसे ए, बी और सी, ये तीन जो है इसमें है। तो पहला ए जो है एयरवेज को दर्शाता है, एयरवे यानी कि जो हवा का जो रास्ता है उसको दर्शाता है। दूसरा है बी, क्या होता है, बी स्टैंड फॉर ब्रीथिंग होता है। और सी मतलब क्या होता है, ब्रीथिंग मतलब सांस लेना होता है। और सी मतलब होता है सर्कुलेशन, एयर का जो है प्रवाह जो है बना हुआ रहना चाहिए, तो इसीलिए ए बी सी नाम दिया गया है। पहला क्या होगा कि जो वायु का जो रास्ता होगा यानी एयरवे होगा, दूसरा होगा ब्रीथ आप ले यानी सांस ले सकते हैं, और उस वायु का जो है चारों तरफ जो है सर्कुलेशन होना चाहिए, वही एबीसी में है। ठीक है, अगला प्रश्न, अगले में चले क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये चार ऑप्शंस दिया हुआ है, हील, टैंक, फेरूल और फाइल लेंथ। तो देखिए यहाँ पे फाइल का एक फिगर दिया हुआ है, इसमें ये चीज चिन्हित भाग, इसका नाम बताना है कि ये क्या है। तो ये देखिए, ये जो है इसके हैंडल के अंदर रहता है, और हैंडल के अंदर जो रहता है उसको हम क्या कहते हैं, टैंक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, टैंक। ठीक, इसको टैंक बोला जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो दूसरा एक दो चीज और समझ लीजिए, इसको हम इस वाले भाग को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं टिप, TIP, टिप, है ना। इसके बाद ये आगे वाला भाग को, इस वाले भाग को हम टिप कहते हैं। और ये वाला भाग जो होता है इसको एज कहते हैं, EDGE, एज। और ये वाला भाग, ऊपर वाला भाग जो होता है जिसपे टिथ कटा हुआ रहता है, इसको हम फेस कहते हैं। और एज के ऊपर भी जो है तुम्हारा टिथ कटा हुआ रहता है। और ऐसा फेस जिसके ऊपर टिथ नहीं कटा हुआ रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, हील कहते हैं, HEEL। देखिए ऑप्शंस में भी दिया हुआ है, तो सारी चीज़ों को हम लोग समझ लेते हैं। और ये जो यहाँ पे मेटल का एक जो है गोलाकार ये लगा हुआ रहता है, जो कि हैंडल को क्रैक होने से बचाता है, इसको हम क्या कहते हैं, फेरूल कहते हैं। ठीक है ना, फेरूल कहते हैं। और ये वाला इसको हम क्या कहते हैं, हैंडल कहते हैं। अब हैंडल क्या होता है, हैंडल तुम्हारा प्लास्टिक का भी आता है और लकड़ी का भी आता है। ठीक है, और ये फेरूल का काम क्या है कि हैंडल को क्रैक होने से बचाना है। ठीक, अगले प्रश्न पे चल लेते हैं, जरा अगला प्रश्न जरा देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न कह रहा है कि एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ट्राई स्क्वायर, देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है, और ये जो है, ये फिगर जो है ट्राई स्क्वायर का है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या करते हैं, जनरली किसी भी जॉब को 90 डिग्री में लाने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं। तो इसमें जो है ये 90 डिग्री मेजरमेंट करने के लिए जो है ट्राई स्क्वायर का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए यहाँ पे बना हुआ भी है, उसी तरह से हम जो है यानी कि 90 डिग्री का मेजरमेंट करते हैं। कहाँ पे, यहाँ देखो ये 90 डिग्री का बना हुआ है ना, ये वाला। तो ये आपका ट्राई स्क्वायर है, ये वाला और ये वाला, इसी को पकड़ के आदमी जो है क्या कर रहा है, फ्लैटनेस चेक कर रहा है। इसका जॉब का जो है ये यहाँ पे कई चीज़ें चेक कर सकते हैं, फ्लैटनेस भी चेक कर सकते हैं। बेसिकली इसे क्या किया जाता है, 90 डिग्री पे किया जाता है। तो समकोण की जांच करने के लिए टू चेक द राइट एंगल, तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए जो होगा वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला होता है। तो पॉइजनस कौन सा होता है, जहरीला होता है कॉपर सल्फेट, जिसको कॉपर सल्फेट जो होता है ये जहरीला होता है ना। कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4, इसका फार्मूला होता है CuSO4। इसमें कुछ बूंद H2O का भी डालते हैं, है ना। इसके साथ जो है नाइट्रिक एसिड की भी 3-4 बूंदें रहती है, तो ये इसको नीला थोथा भी कहा जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट को हम क्या कहते हैं, और नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदें रहती हैं, यानी कि नाइट्रिक एसिड की 4-5 बूंद भी यहाँ पे रहती है ना। तो इसमें कॉपर सल्फेट में ये सारी चीजें रहती है, तो ये जो होता है वो क्या होता है, पॉइजनस होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पे जरा चल देते हैं। अगला प्रश्न,
कह रहा है कि कुछ स्टॉक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला क्यों हो जाता है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया फिगर में ये क्या है, एक हेक्सा ब्लेड दिखाया गया है। हेक्सा फ्रेम है ये वाला, ये फ्रेम है और इसमें एक हेक्सा ब्लेड लगा हुआ है। इसी से क्या करते हैं, मेटल को हम काटते हैं। तो अब क्या करते हैं कि इसमें जो होता क्या है कि ये जो है जैसे ही थोड़ा स्टॉक आगे पीछे जब चलाते हैं तो इसके बाद इसमें स्लैकनेस आ जाता है, ढीला पड़ जाता है। ढीला क्यों पड़ता है, तो एक दो स्टॉक के बाद ये ढीला इसलिए पड़ जाता है क्योंकि इसमें स्ट्रेच हो जाता है, थोड़ा सा जो है इसमें स्ट्रेच हो जाता है। तो ब्लेड का खींच जाना यानी स्ट्रेचिंग ऑफ ब्लेड जो होगा वो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी वजह से जो है क्या हो जाता है, इसकी वजह से सॉरी ये पीछे वाले में चले गए, आगे वाले में हम लोग चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न पे जरा देख लेते हैं। अगला प्रश्न कौन सा था, नेक्स्ट प्रश्न कॉपर सल्फेट ये वाला था ना। ओके चलिए इस प्रश्न को जरा देख लेते हैं। इसी में कह रहे हैं ये ऑप्शन ए जो होगा वो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना, ब्लेड का खींच जाना। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला चलिए, Which chisel is used for squaring materials at the corners of joints? कॉर्नर और joints के मटेरियल को चौकोर करने के लिए किस छेनी का उपयोग किया जाता है। छेनी से बेसिकली किया क्या जाता है कि मेटल को, एक्स्ट्रा मेटल जो होता है उसको काट के बाहर निकाला जाता है। तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा छेनी है जिसका प्रयोग करते हैं हम कॉर्नर पे से एक्स्ट्रा मेटल को हटाने के लिए, या फिर ज्वाइंट के ऊपर जो एक्स्ट्रा मेटल है उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए जो है आपका डायमंड पॉइंट चिजल का एक प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेम द पार्ट ऑफ द हैमर मार्क एज ए एक्स। देखिए ये क्या दिया है, एक बॉल पेन हैमर का फोटो दिया हुआ है। तो हैमर भी कितने तरीके का होता है आप सभी को पता है, बॉल पेन होता है, क्रॉस पेन होता है और इसके बाद स्ट्रेट पेन होता है। तो यहाँ बॉल की तरह है इसलिए इसको हम बॉल पेन हैमर कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि इसमें ये जो भाग है ये क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, चिक कहते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ये सी जो है ये है चिक, है ना। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फेस इसको कहते हैं स्ट्राइकिंग फेस, जहाँ से हम मारते हैं। और यहाँ पे जो गुच्छा लगा हुआ रहता है इसको वेज कहते हैं, या आई होल के अंदर ही गुच्छा लगा रहता है, ये आई होल है ना। आई के तरह का एक छेद बना हुआ रहता है जिसमें ये डंठल जो है इसमें लगाया हुआ रहता है, इसमें वेजेस लगा हुआ रहता है। वेज का मतलब जो है ढीला ना हो जाए इसके लिए एक फाड़ के और उसमें एक लकड़ी का जो है गुच्छा टाइप का मार दिया जाता है, उसको वेज कहते हैं। ठीक है, और ये है इसका हैंडल है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये वाला जो चीज है इसको हम क्या कहते हैं, चिक। तो ऑप्शन जो क्या है सी इज द राइट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि काटने वाले छेनी पर प्रतीक द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है। देखिए यहाँ पे क्या है, विच एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल जी। यहाँ देखिए यहाँ कुछ इंग्लिश में कुछ और लिखा है, हिंदी में कुछ और लिखा है, तो थोड़ा मिसप्रिंटिंग है तो आप ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ से जैसे कि यहाँ पे एक क्या है कि ये चीजल को दिखाया गया है ना। ये पूछ रहा है कि चीजल में जी सिंबल, तो जी यहाँ पे तो कहीं नहीं है, जी की जगह पे ये वाला है, ये वाला, तो इसी को मान लो ये जी कह रहा है ना। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, ये वाला एंगल, इसके बीच के एंगल जो है इसको हम क्या कहते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा एक बार इसको पहले हम डिलीट कर लें, तब इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये वाला एंगल है ना, यहाँ से यहाँ के बीच में, ठीक है ना। इसके किसके बीच का एंगल पूछ रहा है, तो यहाँ और इसके बीच का एंगल, यानी ये वाला जो है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को जी कह रहा है। तो इस एंगल को क्या कहते हैं, तो इसको हम रैक एंगल कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा रैक एंगल, RAKE रैक एंगल, है ना। इसको क्या कहते हैं, रैक एंगल। ओके, अब थोड़ा सा और भी समझ लीजिए, रैक एंगल के अलावा क्या क्या एंगल होता है। यहाँ पे जो एंगल होता है इसको जो है ये क्या कहते हैं, इसको जो है कटिंग एंगल भी कहा जाता है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कटिंग एंगल। कटिंग एंगल किसका, कटिंग एंगल किसका हो गया, तो कटिंग एंगल चीजल का हो गया। ठीक, इसके बाद जो है यहाँ से यहाँ जो है देखिए एक लाइन ये खींचा हुआ है ना, ये एक लाइन खींचा हुआ है ऐसे ऐसे, इस तरीके का एक लाइन खींचा हुआ है, और यहाँ से एक इस तरीके का भी एंगल बन सकता है। तो इसको जो है हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन कितने पे इंक्लाइंड है ना, इंक्लिनेशन है ना, कितने पे इंक्लाइंड है, यानी कि कितने ये पे एंगल पे झुका हुआ है, उसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं।
इंक्लिनेशन कहते हैं, और ये वाला जो है इसको क्लियरेंस एंगल कहते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ जो होगा उसको क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। एक मिनट, थोड़ा सा लिखने में बोर्ड पे क्लियरेंस एंगल कहते हैं, ठीक। तो सभी एंगल समझ में आ गया आपको। ये क्लियरेंस एंगल हो गया, इसके बीच का ये कटिंग एंगल हो गया, और यहाँ से यहाँ जो है इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बोलते हैं, और ये रैक एंगल हो गया, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कौन सा एंगल है, ऊपर वाला, इसके बारे में पूछ रहा है, तो ऊपर वाला जो एंगल होगा वो रैक एंगल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और अगला प्रश्न जरा देख ले क्या है। अगला प्रश्न जरा क्या कहता है ये प्रश्न, नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच कैन बी ड्रॉन इनटू द वायर विदाउट रिपीटेंस, यानी कि धातु का वह गुण का नाम बताइए जिसमें वह बिना टूटे तार में खींचा जा सकता है। जैसे मान लो कि किसी भी जो है तार को बनाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, मेटल का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ रहा है कि मेटल का वह गुण जिसको खींच के वायर बनाया जा सकता है, इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, डक्टिलिटी, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक। टेनासिटी क्या होता है, टेनासिटी यानी कि जो है चिमड़ापन जिसको बोलते हैं, टेनासिटी को हम क्या बोलते हैं, चिमड़ापन। फोल्ड करके अनफोल्ड करते हैं तब जो है जितना देर में कटेगा वो उसका टेनासिटी कहलाता है। उसी तरह से इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है कि किसी को खींच के छोड़ के पुनः अपनी वापस अवस्था में आ जाता है, उसको हम इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्था भी कहते हैं। अगला है डी ऑप्शन जो है मैलेबिलिटी क्या है, तो मैलेबिलिटी किसी को पीट के जितना पतला चादर बनाया जा सकता है वो उतना मैलेबल मेटल होता है। तो ऑप्शंस के अनुसार यहाँ हमने सारा डिस्कशंस भी कर लिया, और ये कह रहा है केवल खींच के तार बनाना है। तो ये किसकी प्रॉपर्टीज है, एक तरीके का एक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है जिसको हम डक्टिलिटी कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे अगर चलते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि व्हाट इज द स्पिंडल मूवमेंट ऑफ वन डिवीजन ऑफ थिम्बल विथ स्पिंडल थ्रेड ऑफ 0.5 mm पिच, यानी थिम्बल के एक डिवीजन की स्पिंडल मूवमेंट क्या होगी जब स्पिंडल थ्रेड 0.5 mm पिच का है। अब देखो यहाँ पे जो दिया है ये क्या दिखाया गया है, ये माइक्रोमीटर दिखाया गया है, और माइक्रोमीटर एक तरीके का क्या है, सूक्ष्म मापी यंत्र है। ये क्या है, माइक्रोमीटर, ठीक है ना, ये क्या है आपका माइक्रोमीटर, ठीक है। तो माइक्रोमीटर क्या है, एक तरीके का सूक्ष्म मापी यंत्र है ना। तो सूक्ष्म माप इससे लिया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे ये जो डिवीजन होता है इसको हम कहते हैं थिम्बल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं, थिम्बल डिवीजन। थोड़ा सा समझना पड़ेगा ताकि जो है चीज़ों को जो है आप समझ पाइए। अब कह रहे हैं थिम्बल के एक डिवीजन है ना, थिम्बल का एक डिवीजन, इसमें जो है ये जो दिखाया गया है 50 से 75 mm तक का है, यानी कि इसमें जो मेजरमेंट लिया जा सकता है इस माइक्रोमीटर के सहारे वो 50 mm से 75 mm तक मेजरमेंट लिया जा सकता है। तो ये केवल आपको दिखाने के लिए बताया गया है कि इस तरीके का जो है आपका क्या होता है माइक्रोमीटर, और इसी के बारे में पूछ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो माइक्रोमीटर लिया गया है उसका पिच कितना है, 0.5 mm पिच है। तो पिच क्या होता है, पिच जो होता है वह पिच जो होता है वो क्या होता है, पहला चीज तो ये समझ लीजिए कि पिच क्या होता है ना। पिच जो है एक पूरा थिम्बल को रोटेट करने के बाद जितना आगे या पीछे स्पिंडल निकलता है वही उसका पिच कहलाता है। इसको क्या कहते हैं, ये स्पिंडल हो गया, और ये क्या होता है, एनविल होता है ना। तो इसको जब चलाएंगे तो ये क्या है, स्पिंडल आगे जाएगा, यानी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो आगे जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज चलाएंगे तो ये पीछे आएगा। तो एक बार पूरा मूवमेंट करने के बाद, यानी कि एक बार फुल रोटेशन करने के बाद इसमें डिवीजन कितना होता है, 50 डिवीजन होता है। तो पूरा 50 डिवीजन यानी कि 360 डिग्री ऐसे मूव कर दिया एक बार, तो कितना आगे पीछे जाएगा, तो 0.5 आगे पीछे जाएगा। कितना जाएगा, 0.5। तो कितना करने के बाद, यानी कि 50 जब किए थे, इसमें 50 डिवीजन है ना, 50 डिवीजन में कितना आगे गया, 0.5 गया। तो एक डिवीजन में कितना जाएगा, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50। और यही पूछ रहा है कि एक डिवीजन में कितना आगे पीछे जाएगा, तो इसी को निकालना है आपको, ठीक है। तो इसको यहाँ से कैंसिल कर दिए, 10 नीचे आ गया, 5 से ये 5 कट गया, तो 1/में कितना हो जाएगा, 100, और 1/में 100 को हम लिख सकते हैं 0.01, और ये सारा चीज़ इसमें होता है mm में होता है। तो ऑप्शंस देख लीजिए कहाँ पे है, 0.01 mm, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही जो है ऑप्शन जो है क्या होगा,
सही उत्तर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। ये पूछ रहा है व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर का रीडिंग क्या होगा ये पूछ रहा है, और ये इसमें रीडिंग दिया हुआ है ना। वर्नियर कैलिपर भी क्या होता है, एक तरीके का सूक्ष्ममापी यंत्र होता है, और जिससे हम मेजरमेंट ले सकते हैं। कौन सा? सूक्ष्म मेजरमेंट ले सकते हैं, कम से कम मेजरमेंट, उसका भी जो है आपका कितना अल्पतमांक होता है ये सब भी जानना चाहिए। तो एक जो है आपका वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक पहले जान लीजिए। वर्नियर कैलिपर है ना, कैलिपर का अल्पतमांक यानी लिस्ट काउंट कितना होता है, तो 0.02 mm होता है। ओके, ये इतना क्या होता है, लिस्ट काउंट होता है, यानी कि कम से कम इतना मेजरमेंट वो ले सकता है। ठीक है, अब देखिए वर्नियर कैलिपर का जो है इतना मेजरमेंट लिस्ट काउंट ये हो गया। लिस्ट काउंट मतलब क्या हो गया, कम से कम वह माप जो इसके द्वारा लिया जा सकता है वो उसका लिस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक कहलाता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए दो तरह का स्केल होता है। एक ऊपर में जो होता है मेन स्केल डिवीजन, इसको MSD भी कहते हैं, और नीचे वाला डिवीजन को सब डिवीजन कहते हैं। तो सब डिवीजन के एक डिवीजन का मान कितना होता है, तो सब डिवीजन के एक डिवीजन का मान जो उसका लिस्ट काउंट होता है वही होता है। ठीक, तो 0.02 m ये जो हो गया, mm क्या हो गया, ये सब डिवीजन का मान हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये जो है क्या दिखा रहा है, तो ये मेन स्केल डिवीजन में कितना दिख रहा है, तो ये ऊपर वाला जो है ना ये सब सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में है, यानी कि ये जो हो गया ये 4 का मतलब क्या हो गया, 40 क्या मिलीमीटर। ठीक है, तो 40 मिलीमीटर, तो यहाँ 45 हो गया, यहाँ 50 हो गया, फिर 55 हो गया, यहाँ 60 हो गया। तो उसी तरह से 5 पहले आएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो देखिए जीरो के पहले जो है वो जो दिख रहा है लाइन, वो कौन सा लाइन दिख रहा है, जीरो के पहले वाला लाइन 35 वाला है। तो यानी मेन स्केल डिवीजन में आपको क्या दिख रहा है, तो मेन स्केल डिवीजन में हमको जो दिख रहा है कितना दिख रहा है, 35 mm दिख रहा है। क्यों 35 हुआ वो आपको दिख रहा है, समझ में आ गया। क्योंकि ये वाला जो है, ये वाला जो चीज़ है, एक बार और फिर से हम दिखा देते हैं इसको मिटा के। ये वाला जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, ये वाला जो दिख रहा है ना, सॉरी ये वाला जो दिख रहा है, इसी को हम क्या कहेंगे, कितना ये मेन स्केल डिवीजन में क्या शो कर रहा है, तो ये 35 वाला शो कर रहा है। तो 35 आ गया। फिर इसके बाद सब डिवीजन कितना है जी, तो सब डिवीजन यहाँ पे देखिए 20 वाला यहाँ मिल रहा है, 20 वाला इससे मिल रहा है। तो एक डिवीजन का मान 0.002 था, उसी तरह से 20 का कितना हो जाएगा, तो इसमें 20 इंटू 0.02 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 40 हो जाएगा। और 2 अंकों के बाद 10 मान लो तो यहाँ लगा देंगे। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, मेन स्केल डिवीजन और सब डिवीजन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल ये आ जाएगा, टोटल स्केल डिवीजन आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 35 था और सब डिवीजन का कितना आया, 0.40 आया सब डिवीजन का मान, तो कितना हो जाएगा 35.40, यानी कि टोटल वैल्यू इसका कितना आ गया 35.4 mm, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, जरा देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, इसको भी जरा समझ लें। व्हाट इज द यूज ऑफ द फिलर गेज। फिलर गेज का उपयोग क्या है, तो फिलर गेज का उपयोग क्या किया जाता है, चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट्स, यानी दो मीटिंग पार्ट्स के बीच का जो गैप है उसको चेक करने के लिए हम क्या चीज करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, तो फिलर गेज का उपयोग करते हैं। और फिलर गेज किस तरीके का होता है, चित्र में दिखाया गया है, ये दिखेगा इस तरीके का, हो सकता है कि फिगर दे भी ना, कोई जरूरी नहीं, हम आपको दिखाने के लिए समझाने के लिए, नाइफ के तरह का होता है। तो बहुत सारा इसमें पत्ती लगा रहता है, सब पे उसका थिकनेस लिखा हुआ रहता है, ये सारा थिकनेस लिखा हुआ रहता है, और इसी में पूरे सेट में ये रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम फिलर गेज कहते हैं। दो जो मीटिंग पार्ट्स है उसके बीच में जो गैप होता है उसको जो है चेक करने के लिए इस फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे जरा चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, एक गैन ड्रिलिंग मशीन्स में क्या ऑपरेशंस किया जाता है। तो देखिए गैन ड्रिलिंग मशीन्स में क्या होता है कि बहुत सारे जो है एक आर्म्स लगे रहते हैं एक वर्किंग बेंच के ऊपर, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है ऑपरेशंस किया जा सकता है। जैसे कहीं ड्रिलिंग हो रहा है, कहीं पे फिर जो है इसके बाद रिमिंग होगा, कहीं पे काउंटर सिंकिंग हो रहा है। तो इस तरीके का ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन कह सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, यानी कि ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, है ना, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, विच फाइल इज यूज टू मार्क्स मेक द जॉब क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। जॉब को फिनिश साइज के करीब लाने के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो बहुत सारे फाइल होते हैं जिसका प्रयोग करके किसी जॉब को बनाया जाता है। तो कह रहा है कि फिनिश साइज में लाने के लिए, है ना, किस फाइल का उपयोग किया जाता है किसी जॉब को बनाने के दौरान। तो वो सेकेंड कट फाइल होता है। इससे जो है आप किसी को भी क्लोज टू द फिनिशिंग साइज में लाया जाता है। तो सेकंड कट फाइल जो होता है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए नेक्स्ट बस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि विच फाइल हैज द पैरेलल एज थ्रू आउट द लेंथ। किस फाइल्स में समानांतर किनारे पूरी लंबाई में होते हैं। यानी कि जो फाइल ये दिख रहा है इसमें जो है पूरी लंबाई जो होती है ना वो एक तरह का होता है। मतलब कि यहाँ पे जितना चौड़ा है उतना ही चौड़ा यहाँ पे भी होगा। तो ये किस तरह का फाइल है, इसको हम हैंड फाइल कहते हैं। और बाकी में क्या होता है कि 1/3 भाग यहाँ से टेपर हो जाता है। ठीक है, केवल एक हैंड फाइल होता है जिसमें क्या होगा, पूरी लंबाई में जो है एक बराबर होता है। यानी कि जितना चौड़ाई यहाँ पे है उतना ही चौड़ाई यहाँ पे भी होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, हैंड फाइल कहते हैं। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, हैंड फाइल। ठीक, अगला प्रश्न में चले आए, क्वेश्चन नंबर 20। ये कह रहा है कि व्हाट इज द मटेरियल्स टू मैन्युफैक्चर्स बेंच वाइज। यानी कि बेंच वाइज को बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली जो बेंच वाइज जो बनाया जाता है वो कास्ट आयरन का बना हो रहता है। क्यों कास्ट आयरन का रहता है, चूँकि लोहे कास्ट आयरन जो होता है थोड़ा सस्ता होता है बाकी के बनस्पत में, इसलिए कास्ट आयरन का बना होता है। ये फेस वाला जो है छोड़ के, फेस वाला जो है अलग से ये जो लगा हुआ रहता है इसमें, ये कास्ट आयरन का नहीं रहता है। लेकिन बाकी जो इसका जो पार्ट होता है वो सारे जो है कास्ट आयरन के बने होते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, अब थोड़ा सा इसमें जान लें कि क्या क्या होता है। तो ये बेंच वाइज आप सभी ने देखा भी होगा, आपका फिटर शॉप में होगा। पहला चीज़ क्या है, ये हैंडल है। दूसरा यहाँ पे जो है स्लाइडिंग जॉ होता है, यानी कि आप जो हैंडल को घुमाते हैं तो ये स्लाइड करता है और इसमें कोई भी जॉब को होल्ड करके या तो फाइलिंग करते हैं या कोई दूसरा ऑपरेशन करना है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक फिक्स जॉ होता है, एक स्लाइडिंग जॉ होता है। इसमें फेस लगता है और फेस के ऊपर सरेटेड रहता है, यानी कि इस तरीके का नर्लिंग किया हुआ रहता है ताकि जॉब स्लिप ना हो, है ना। वो दिख रहा है ना आपको नर्लिंग किया हुआ। और ये वाला जो होल रहता है इसी में जो आपका वर्किंग बेंच होता है उसी में आप फाउंडेशन बोल्ट लगा के इसको टाइट कर देते हैं ताकि वो हिले नहीं और बाकी ऑपरेशन आप कर सकते हैं। तो ये जो है एक तरीके का बेंच वाइज का फिगर दिया हुआ है और ये पूरी बॉडी इसकी कास्ट आयरन की बनी होती है। तो चलिए आज के लिए हम लोग सेशन को यही समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।